प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में ख़वातीन और हज़रात लाइव पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ सवालात जो मेरे जहन में आते हैं, जो आप मुझे ईमेल से भेजते रहते हैं, उनकी रोशनी में इस प्रोग्राम को मुरतब करता हूँ। सियासत बहुत हो गई, रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा है, अखबारात सियाह होते हैं, मीडिया के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी आप देखते रहते हैं। आज मैंने एक टॉपिक चुना है और वो है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, और बुनियादी चीज़ इस सिलसिले में जो कारगर होती है किसी भी माशरे में वो होती है तालीम। हमारी तालीमी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, इसमें अगर इबहाम हैं तो कितने हैं, सिकम हैं तो कितनी है, कौन बनाता है ये करिकुलम, क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, आखिर हमारा जो नौजवान है, लड़की या लड़का, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है तो उसको मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है, बाहर वो जाता है तो 1 साल से 2 साल अपनी तालीम के वो ज़ाया कर देता है। सिर्फ एटीट्यूड जो टुवर्ड्स द एजुकेशन है उसको समझने में, उसी में वो ज़ाया हो जाते हैं। ये सारे वो सवालात हैं, आप लोग भी मुझे भेजते रहते हैं, उसी की रोशनी में इस प्रोग्राम को मुरतब किया है। और सबसे पहले अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा दूँ। मेरे सीधे हाथ पे हैं डॉक्टर हिना हुसैन काज़मी, एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, और ख़वातीन हज़रात मेरे बाएं तरफ मेरे पहले मेहमान डॉक्टर अब्दुल वाहिद उस्मानी साहब, ये हैं एजुकेशनल क्वालिटी एंड प्लानिंग कंसल्टेंट। इस वक्त इनकी हालिया जो असाइनमेंट है वो किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाद सऊदी अरेबिया में है। और मेरे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद नुसरत अली साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में ट्रेनिंग्स देते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देते हैं और एक वर्क फोर्स को इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश भी करते हैं। डॉक्टर काज़मी, आपसे शुरू करते हैं। ये गड़बड़ कहाँ पे है? मतलब हमारे यहाँ जब हायर एजुकेशन कहता है कि प्राइमरी से इस तरह का स्टफ़ नहीं आ रहा कि वो फ़ौरन कूप अप कर ले, अच्छा वहाँ से जब ये प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ मैनेजमेंट के लोग या मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लोग कहते हैं कि ये वो प्रोडक्ट नहीं आ रही है जिसको कि यूनिवर्सिटी से आना चाहिए। HEC ने अपने मयारात मुकर्रर किए हुए थे। प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, उस पर कितना काम हुआ है हमारे यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम रिजवी साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत मुबारकबाद देनी है कि आज आपने नर्व पे उस जगह हाथ रखा है जहाँ पे असल में तकलीफ़ है। ये जो आपने बिल्कुल शुरू में जो बात की कि सियासत और पॉलिटिक्स और टॉक शोज़ एंड हीट एंड लड़ाई एंड झगड़ा, इसमें हल नहीं है। हमारा हल, इस कौम का हल, इन मसाइल का हल सिर्फ एजुकेशन में है। अब मसला ये है कि एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर इतना डोनर भी इंजेक्ट कर रहा है, इतनी गवर्नमेंट भी स्ट्रक्चर दे रही है। देखें, इस वक्त अगर आपके यहाँ बहुत बड़ा एक फ्लड का मसला आता है तो सेवियर कौन बनता है? स्कूल कॉलेजेस, उनकी बिल्डिंग, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्शन होते हैं तो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। आपके इंटीरियर जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में, वहाँ जब फसलें आती हैं उनकी गिनाई, नपाई, तुलाई, गिनती, सारे टीचर्स पढ़े लिखे, तो इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, इतना फंड की इंजेक्शन, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, और आउटपुट नहीं निकल रहा है। अगर हम पहले ये समझ लें कि हमारे ये जो एक चेन बनी हुई है एजुकेशन की, ये कहाँ कहाँ पे इसकी कड़ियाँ गायब हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी के दरमियान गैप है, सेकेंडरी से टर्शरी में गैप है, और टर्शरी से इंडस्ट्री के दरमियान गैप है। इन गैप्स में पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल, उनका एक स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आपकी कम्युनिटी स्टेक होल्डर है, और आपकी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तालीम गवर्नमेंट से निकल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में आती है, जब डिलीवर नहीं हो पा रहा होता तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाती है, और जब प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो वो कमर्शियल एलिमेंट उसमें हो जाता है। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते या नहीं इसको झुटलाया जा सकता कि इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन का ज़माना है। जब इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन का ज़माना है तो सबसे बड़ा लिंक और सबसे मजबूत रिश्ता तो इंडस्ट्री का बनना चाहिए एकेडमिक से, एकेडमिया से, जो कि हमें नहीं मिल रहा। करिकुलम हमारा अलाइन नहीं है, हमारी डिलीवरी टीचिंग की, हमारा टीचर की क्वालिटी, टीचर इनपुट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, और किन बेसिस पे सेलेक्ट हो रहा है और किन बेसिस पे स्टे कर रहा है, उसकी डिलीवरी पे कोई चेक है कि नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई जैसे देखिए ना, पॉजिटिव फीडबैक भी होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ही नहीं,
آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں نے آپ سے کہا اس وقت شہر میں کتنے ٹیچرز ہیں, کتنے اساتذہ ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں, آپ مجھے 10 گن کے بتا دیجئے جو اس وقت مشہور ہے. اسٹیٹسٹکس کا تو بڑا فقدان ہے اس ملک میں. اسٹیٹسٹکس تو ہمیں ان چیزوں کی نہیں ملتے جن کی کہ معمولی مطلب انٹرنیٹ پہ کلک کر کے باقی جگہوں کے مل جاتے ہیں, ہمارے نہیں ملتے. ڈاکٹر عبدالواحد کو بھی اس گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالواحد عثمانی صاحب, کسی بھی ملک میں, ابھی میں سیاست نہیں کر رہا مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر, کسی بھی ملک میں خصوصاً پاکستان کے آئین میں جو بنیادی چیزیں شہریوں کو دینے کا وعدہ یا پلیج کوئی ریاست کرتی ہے وہ ہے تعلیم, صحت اور امن عامہ. کیا ہم تینوں میں فیل نہیں ہو گئے؟ بہت بہت شکریہ عزیز صاحب. میرا تعلق ایجوکیشن سے تقریباً 10 سال فیس ٹو فیس ٹیچنگ سے رہا ہے. پھر تقریباً 6 سال سے میں کوالٹی ایشورنس سے وابستہ رہا ہوں. جب سے میں نے کوالٹی ایشورنس جوائن کیا, جو آپ بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہنا نے ایک گلوبل بات کر لی کہ شروع سے لے کر آخر تک کیا مسئلے ہیں. آپ جو ترجیحات کی بات کر رہے ہیں تو شاید اسٹیٹسٹکس سے ثابت کر دیا جائے کہ بے تحاشا پرائمری اسکول ہیں, بے تحاشا سیکنڈری اسکول ہیں اور بے تحاشا کالجز ہیں. میں خود اسکول اور کالجز کے ساتھ ایز اے ٹرینر انوالو رہا ہوں. آپ یقین کیجئے بنیادی مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ پڑھانے والے کو یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھانا ہے, بنانے والے کو جو پڑھانے والا مٹیریل مواد بنا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس استاد کو کیا آتا ہے. اب جب استاد کو یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھانا ہے, بنانے والے کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کو کیا چیز دینی ہے, اور ایک چیز بنتی ہے پرائمری لیول پر, سیکنڈری لیول پر کوئی اور شخص بیٹھا بنا رہا ہے, تو درمیان سے جب وہ بچہ گزرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, اور ان دونوں میں کوئی لنک نہیں ہے. آپ کو میں ایک دلچسپ کوئی کوآرڈینیشن نہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں. ایک ٹیچر جو کتاب پڑھا رہا ہے 10 سال سے, کتاب چینج ہوئی, اس ٹریننگ کے اندر سپروائزر میں خود بھی تھا. اچھا, ٹریننگ دی گئی 225 ٹیچر کو پورے کراچی کے, اور اسی طریقے سے پورے سندھ میں 25-25, 30-30 ٹیچر کو ٹریننگ دی گئی اور کتابیں مارکیٹ میں بھیج دی گئیں. وہ کتابیں اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اب جب 10 سے 20 ہزار ٹیچر ان کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے سامنے پیپر آیا, اس پیپر میں سوال تھا, ڈائلاگس دیے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ پریکٹس کروائی جائے. جی جی. ٹیچر نے سوال پوچھا ہوا تھا, یہ ڈائلاگ کس نے کہا, یعنی بچہ کتاب یاد کرے. اس نے وہی کیا جو پیچھے سے کرتا ہے. میموری ٹیسٹ ہے, نالج کا ٹیسٹ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں. نصرت علی صاحب کو بھی گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں. نصرت علی صاحب, آپ مینجمنٹ کنسلٹنٹ, اب یہ لوگ تو مثلا ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں, اپنی کنسلٹنسی دیتے ہیں, کریکولم بھی بناتے ہیں, سب ہوتا ہے. اب یہ اسٹوڈنٹ جو ہے, اور اعتراف جرم بھی کر لیے, اور اعتراف جرم بھی بڑے خوبصورتی سے ہو گیا. اب یہ آتے ہیں مارکیٹ میں, جابس مارکیٹ میں آتے ہیں, وہاں ان کا واسطہ آپ سے پڑتا ہے. آپ مینجمنٹ ٹرینر ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہوں گے موٹیویشنلی, جو کچھ بھی اسٹینڈرڈز, مڈل مینجمنٹ بھی ہوگا, ینگ مینیجرز بھی ہوں گے, سب ہوگا. آپ کہاں پہ مسنگ دیکھتے ہیں ویئر یو گیٹ فرسٹریٹڈ وائل یو آر گیونگ اے ٹریننگ سیکشن؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہم پاتے ہیں وہ یہ ہے ان کی پرسنل گرومنگ. اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہی نہیں کہ ایک ایگزیکٹو کس طرح دکھائی دینا چاہیے, اس کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے. وہ اپنے وہی کھڑے بال کر کے اور جین جیکٹس میں آ جاتے ہیں, اور یا ان کا بیہیویئر جو ہے, باڈی لینگویج بھی وہی ہوتی ہے بچکانا. تو کسی, چاہے وہ پروفیشنل کالجز ہوں, چاہے وہ انجینئرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, MBAs ہوں, یا اور BSc MSc ٹائپ کے لوگ ہوں, کسی جگہ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہاؤ ٹو بیہیو, اور انٹرویو میں کس طرح اپیئر کرنا ہے. آپ کو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ان کو ویلیوز کچھ نہیں بتائی جاتی کہ کیا ویلیوز ہیں ہونی چاہیے. کریکٹر بلڈنگ کہیں کوئی نام ہی نہیں جانتا ہے کریکٹر بلڈنگ ہوتی کیا ہے. تو یہ اور پھر کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں, یعنی جب ہم سروے کرتے ہیں جا کے آرگنائزیشنس میں پوچھتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں بھائی ان کو پہلے بولنا 2 لفظ, ضروری انگریزی میں بولنا ہے, اردو میں بولنا ہو, اپنا میسج اکراس کرنا ہو. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ, ان کو آپ بتائیں کہ پریزنٹیشن اسکلز کیا ہوتی ہیں, ہاؤ ٹو پریزنٹ یور کمیونیکیشن. That's the key word. ڈاکٹر ہے نا, آپ کو بھی اس گفتگو میں شریک کروں. ابھی جیسے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا اور ڈاکٹر عبدالواحد نے بھی یہ کہا کہ گرومنگ کا مسئلہ ہے گھر سے بھی, مطلب ایٹیٹیوڈ تو گھر سے بنتا ہے نا. تو کوئی کبھی اس طرح کا کوئی خیال آیا آپ کو کہ طالب علم کو ٹرین کرنے یا اس کو ایجوکیٹ کرنے سے پہلے والدین کی طرف بھی توجہ دی جائے, کچھ والدین کے لیے بھی ایک آدھ کریش کورس کرا دیا جائے کہ بچوں کو تعلیم کی طرف رغبت کیسے دیں, یا ان کے بیہیویئرز جیسے انہوں نے کہا, یا کمیونیکیشنز, یہ تو بچہ گھر میں سیکھتا ہے. کبھی اس طرف کوئی ایسا پلان بنا کبھی؟ دیکھیں, وہ مجھے اسی لیے
मुझे हंसी आ रही थी आपकी बात पे कि जब हमारे यहाँ बच्चा स्कूल जाता है ना तो उसे कहते हैं चुप करके बैठो, उंगली रखो और पढ़ो। 93-92% अभी भी पब्लिक सेक्टर में है एजुकेशन। हम उसको पहला जो दर्स दे रहे होते हैं वो कहते हैं चुप करो, बच्चा चलना भागना शुरू होता है, बोलना, हम कहते हैं चुप करो, एक जगह बैठो। जितनी हमें हसरत होती है बच्चा चले बोले, उतना ही हम उससे कहते हैं चुप बहुत अच्छी बात की है। मतलब क्रेडल में होता है, कहते हैं कब बोलेगा, कब चलेगा, कब मुझसे हाथ मिलाएगा, कब जब वो बोलना शुरू करता है तो कहते हैं कीप क्वाइट। अच्छा, फिर तालीम के साथ तरबियत देखिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये भी मानने वाली बात है कि हम पूरी सोसाइटी में इस वक्त एक डिक्लाइन आया हुआ है, वैल्यूज़ का, रिश्तों का, आपस में ताल्लुकात का एक आया हुआ है। स्कूल की जो एक पोजीशन पहले होती थी ना, स्कूल एक हब होता था तालीम का और तरबियत का, वहाँ से ये बाहर निकला करती थी। अब मसला ये है कि इस स्कूल के साथ मीडिया भी है, इस स्कूल के साथ माहौल भी है, और उस माहौल के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरनाइट शायद इस तरह के गैजेट्स और वो पकड़ लिए उन्होंने हाथ में कि उन्होंने फैसिनेट कर दिया है इस नस्ल को, एक 1 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से लेके और टर्शरी लेवल तक के बच्चे को। तब स्कूल की हो गई हैसियत वीक। कहाँ बढ़ेगा ये? घर, कम्युनिटी। जो एक हम इंटीरियर्स में जब काम करते हैं या हम जब एजुकेशन को कोशिश करते हैं स्ट्रेंथन करने की या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम फिर उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। मैंने मिठी में थर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी स्कूल देखा कि जहाँ कम्युनिटी ने पैसे जमा करके कमरा बनाया था और उन्होंने एडिशनल कमरा अपनी से, वो मिट्टी लिपी हुई थी, उसके ऊपर घास फूस डली हुई थी, लेकिन उन्होंने वो एक कमरा बना के स्कूल को ये कहा था कि हमारे बच्चे स्पेस हो और बैठें। कम्युनिटी, लोग, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल मुसल्लम है, लेकिन इस मीडिया की वॉर से जो आपकी फील्ड है, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे कुछ एतराज़ात इसीलिए है कि जो भी रिजर्वेशन से एजुकेशन पॉलिसी की डिसेमिनेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा अबलाग से भी होती है, प्रिंट से भी होती है और आपके डिजिटल और ये इस मीडिया से भी होती है, वो भी शायद मिसिंग है हमारे यहाँ, वो भी मिसिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो आपने पेरेंट्स का जो सवाल किया था कि पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है। उनका हाथ जो रोल है वो ये है विच इज नॉट वेरी गुड। तुमको फर्स्ट आना है। पहली बात तो ये कि उसकी जो फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ नहीं। वो जो फार्मूला लिविंग है हमारे यहाँ, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या और एमबीए करना, आजकल मीडिया में चले जाना है या मीडिया में चले जाना है। इस वजह से कि वो है ना बहुत ज्यादा ग्लिटरी कि भाई बहुत पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अफवाहें आती हैं 20 लाख मिल रहे हैं, कुछ नहीं होता। तो कोई जमीनों का कारोबारी मलिक रियाज जैसा जो है उसके लिए आ जाता है कि फलाने को 2.5 करोड़ दे दिया, फलाने को 3 करोड़ दे दिया, विलास दे दिए। तो वो असल में तो मैं भी अर्ज कर रहा था कि पहला प्रॉब्लम तो माँ बाप ये करते हैं कि उसके टैलेंट जो है उसके बजाय कुछ भी उसका, वो अच्छा पेंटर बनना चाहता है, अब वो बनेगा डॉक्टर। अब उस पर जिद ये है कि तुम्हें फर्स्ट भी आना, फलां का बच्चा जो उसने टॉप किया है पहले नंबर पर है, अब उसकी लगाई जाएगी ट्यूशन। और न सिर्फ ट्यूशन, उसका घर का काम जो होमवर्क है माँ बाप बैठ के खुद कर रहे हैं, और चाचू आ गए तो चाचू को भी साथ मिला लिया और वो बच्चा वहां खेल रहा है। उसको पेरेंट्स और घर वाले तो ट्रेन हो रहे हैं ना सब। वो ट्रेन नहीं हो रहे, वो सिस्टम ट्रेन कर रहा है। This is called spoon feeding. They are spoiling their children. इसलिए खुद जब अमली मैदान में आते हैं सिफर हो जाते हैं और बाकायदा फेल हो जाते हैं बाज़ दफा तो, इन तमाम कोशिशों के बावजूद। ट्यूशन कल्चर डॉक्टर उस्मानी, मतलब इंटरमीडिएट में तो अब यहाँ देखा कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस में तो बच्चे हार्डली जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है क्योंकि वो सब नेशनलाइजेशन है, और वो ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। ट्यूशन सेंटर्स में ज़्यादा आबादी नज़र आती है, कॉलेजेस में कम नज़र आती है। इसकी बुनियादी वजह देखें बहुत मोटी सी है। आप बच्चे को जब तक कॉलेज में वो नहीं देंगे जो उसको चाहिए,